हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल 3.5 घंटे का तीसरा भाग। हम होटल नहीं गए। मंदिर में ही आराम करने के लिए हमें एक कमरा दे दिया गया था, किंतु आराम करने का होश या ज़रूरत किसे थी। हाँ, इस बहाने हत्या के बाद से अब जाकर मैं और मधु अकेले में मिले। मधु भी सब कुछ जानने के लिए बेहद आतुर थी, इसलिए मिलते ही उसने प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। मैंने अक्षरश शुरू से लेके अंत तक उसे सब कुछ बता दिया, सेफ से मिले पत्रों के बारे में भी, किंतु साथ ही उसे पत्रों का जिक्र किसी अन्य से न करने की हिदायत दे दी थी। सुनकर मेरी ही तरह मधु भी अवाक रह गई थी। आपस की बातचीत के बाद हम दोनों इस बात पर एक मत थे कि सारे रहस्य खुल चुके हैं। जले भुने जोगा नहीं अनूप का मर्डर किया है, परंतु शीघ्र ही ये पता लगा कि हम कितना गलत सोच रहे थे। ये तो हमने बाद में जाना कि उलझाव खत्म नहीं हुए थे, बल्कि बनने शुरू हुए थे। उस वक्त हम दोनों बातें ही कर रहे थे जब पोस्टमार्टम विभाग के लोग अनूप का शव लेकर वहां आ गए। रिपोर्ट में कोई विशेष बात नहीं थी, मृत्यु गोली लगने से ही हुई थी। विभा भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। मुझे ये समझते देर न लगी कि मेरी देवी ने अकेले कमरे में जी भरकर अपने मन की भड़ास निकाली है। 7 बजे के करीब डॉक्टर्स गजेंद्र बहादुर को भी वहां ले आए। जवान पुत्र के मृत्यु का आघात वे सह चुके थे। बुरी तरह विलाप कर रहे थे वे। विभा भी उनके वक्ष से लिपट कर फूट फूट कर रोई। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। जंदलपुरम का हर निवासी मंदिर के बाहर इकट्ठा होने लगा। 8 बजते ही मैं सर्राफी की तरफ रवाना हो गया, किंतु वहां पहुंचकर मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आई। एक भी दुकान खुली हुई नहीं थी। सारा बाजार बंद, और कम से कम आज वह खुलना भी नहीं था। मैं वापस आ गया। उस वक्त जंदलपुरम के नागरिक अनूप के अंतिम दर्शन कर रहे थे। चारों तरफ रुदन ही रुदन था। भीड़ में मुझे आईजी साहब भी नज़र आए। उनसे पता लगा कि दीनदयाल को छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसके फ्लैट के ताले से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स उसके नहीं हैं। उस वक्त शाम के 5 बजे थे, जब अनूप की ठंडी पड़ गई चिता से फूल चुने जा रहे थे। रात के 8 बजे में मधु और विवाह गुमसुम से एक कमरे में बैठे थे। तभी एक सेवक ने आकर कहा कि एक व्यक्ति आपसे यानी विवाह से मिलना चाहता है। मैंने सेवक को लगभग डांटते हुए कहा कि इस वक्त विवाह किसी से नहीं मिलेगी। तब सेवक ने बताया कि उसने मिलने वाले से यही कहा था कि लेकिन वह जाता ही नहीं है। कहता है कि उसका इसी व बहुरानी से मिलना बहुत ज़रूरी है। वह बहुरानी से अनूप बाबू के बारे में कुछ बात करना चाहता है। हम तीनों ही चौंक पड़े। विभा ने उसे भेज देने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद कमरे में सहमा, घबराया और आतंकित व्यक्ति आया। वह थोड़ा मोटा और गट्टा था। आंखें नीली थी तथा वह धोती कुर्ते पहना था। कहो क्या बात है, मैंने उससे पूछा। मुझे बहुरानी से मुझे बहुरानी से बात करने दो। उसने विभा की तरफ देखा। विभा ने आगंतुक से कहा, ये लोग हमारे विश्वसनीय, तुम्हें जो कहना है बेहिचक इनके सामने ही कहो। उसने सहमे हुए से अंदाज में मेरी और मधु की तरफ देखा और फिर बोला, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा बहुरानी के अनूप बाबू मरे नहीं हैं। क्या? एक साथ तीनों ही मुंह से चीख सी निकल गई थी। जी हाँ, वे जिंदा हैं। मेरी खोपड़ी भक्क से उड़ गई थी, और शायद वही अवस्था मधु और विवाह की भी थी। सारे ज़माने की हैरत जैसे सिमट कर सिर्फ हम तीनों के ही चेहरों पर एकत्रित हो गई। कई क्षण तक हम में से कोई कुछ बोल नहीं सका। भौचक्के से अविश्वसनीय नज़रों से उसे देखते रह गए। उसे, जो उस क्षण हमें कोई पागल ही महसूस हो रहा था। विभा ने धीमे से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूँ बहुरानी। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने मुझसे और मैंने उनसे करीब 10 मिनट बातें की हैं, लेकिन वे मुझे मार डालेंगे बहुरानी। आप मुझे बचा लीजिए। केवल आप ही मुझे बचा सकती हैं। क्यों मार डालेंगे? पता नहीं कैसे वो मेरे द्वारा किए भ्रष्टाचार के बारे में जान गए। भ्रष्टाचार? हाँ बहुरानी, दरअसल मेरा नाम रेवती शरण है। आपकी डिस्लरी के उस विभाग में जहाँ रम बनती है, पिछले 3 सालों से मैं भ्रष्टाचार में शरीक रहा हूँ। सबसे छुपाकर मैं गैलन के गैलन रम जिंदल प्लम से बाहर चोर बाजार में भिजवाता रहा हूँ। अब ये बात जाने कैसे अनूप बाबू को पता लग गई है। वो मेरे पास आए थे। जेब से निकाल कर उन्होंने मुझे एक बहुत लंबा चाकू भी दिखाया, और कहने लगे कि या तो रम की चोरी में शरीक अपने दूसरे साथियों का नाम बताऊं, अन्यथा वे मुझे उसी चाकू से मार डालेंगे। उसकी अजीब बातें सुनकर हम हक्के बक्के रह गए। क्या तुम्हें यकीन है रेवती शरण कि वे तुम्हारे अनूप बाबू ही थे? जी हाँ बहुरानी, 16 आने। मगर वे तो मर चुके हैं। आज ही तो उनके शव का अंतिम संस्कार हुआ है।
इसलिए तो उन्हें देखते ही मैं हैरान रह गया था। मैं खुद भी तो उनकी अंतिम यात्रा में शरीक था बहुरानी। शमशान से करीब 5 बजे लौटा तो मैं अलग बैठक वाले कमरे में अकेला पड़ा अनूप बाबू के बारे में ही सोच रहा था। ये कि हमारे छोटे मालिक कितने नेक थे। विचारों की धुन में मुझे ये भी होश ना रहा कि अंधेरा छा चुका है और अब मुझे बत्ती जला लेनी चाहिए। उस वक्त 7:15 बजे थे जब अचानक ही किसी ने बैठक का दरवाज़ा खटखटाया। मैं चौंक कर उठ बैठा। उस क्षण पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कमरे में अंधेरा है। मैंने सोचा कि शोभा होगी। शोभा मेरी पत्नी का नाम है। सो पहले लाइट जलाई, उसके बाद दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मैं हक्का बक्का रह गया। नीचे की सांस नीचे और ऊपर की ऊपर। पदआवाज समय भूत भूत कहकर अभी चिल्लाने ही वाला था कि दरवाजे पर खड़े अनूप बाबू ने फुर्ती से झपट कर मेरा मुंह दबोच लिया। उनके बंधनों में कैद मैं छटपटाते ही रह गया, जबकि उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद करके सांकल चढ़ा दी थी। फिर उन्होंने जेब से चाकू निकालकर उसे खट से खोला और मेरी गर्दन पर रखकर गुर्राए। अगर तुम चीखे या मुंह से कोई आवाज़ निकाली रेवती शरण, तो याद रखो, ये चाकू तुम्हारी गर्दन के आर पार कर दूंगा। मैं बहुत डर गया था। कांपता हुआ आँखों में खौफ लिए उनकी तरफ देखता रहा। फिर वे खुद ही बोले, मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटाता हूँ। याद रखो, जोर से नहीं बोलोगे। मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ और तुम धीमे स्वर में ही मेरे सवालों का जवाब दोगे। उन्होंने मेरे मुंह से हाथ हटा लिया। चाकू गर्दन पर ही रखा था। उन्हें देखकर मेरी जो हालत हो रही होगी उसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। पहले तो मैंने उन्हें उनका भूत ही समझा था। फिर जब ये याद आया कि भूत के स्पर्श का एहसास नहीं हो सकता, तो मानना पड़ा कि वे साक्षात अनूप बाबू ही थे। डरते डरते मैंने पूछ भी लिया, अनूप बाबू आप?" "हाँ मैं मरा नहीं हूँ हरामजादे।" वे दांत किटकिटाकर बोले। "बल्कि तुम जैसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए मरने का नाटक किया है। बोलो, इस कमरे में अकेले पड़े क्या कर रहे थे?" आप ही की मृत्यु पर अफसोस कर रहा था मालिक।" "अफसोस?" वे दांत भींच कर गुर्राए। "मेरी मौत पर और तुम अफसोस मना रहे थे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए रेवती शरण। अब तो तुम्हारी रम की चोरी और ज़्यादा खुलकर चलेगी।" आप ये कैसी बातें कर रहे?" "बको मत रेवती शरण।" मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही गर्दन पर चाकू की नोक चुभाते हुए वे गुर्राए। "मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। जानता हूँ कि तुम हर महीने कम से कम 2 गैलन रम जिंदलपुरम से बाहर भेजते रहो, समीप के महानगर में स्थित 5 स्टार होटल मनोरंजन के मालिक को।" मेरी जुबान तालू से चिपक गई। सिट्टी पिट्टी गुम। मैं नहीं समझ सका कि अनूप बाबू इतना सब कुछ कैसे जान गए। गुर्राते जब उन्होंने मुझसे फिर बोलने के लिए कहा तो मैंने हकीकत स्वीकार कर ली। तब वे बोले, "जंदलपुरम से तुझ जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए ही मैंने खुद को मृत घोषित किया है। बोल, इस काम में और कौन कौन तेरा साथी है?" कोई नहीं मालिक।" "झूठ बोलता है। तेरे कुछ और भी साथी होंगे, उनके नाम बता।" मैंने बहुत कहा भवरानी कि इस काम में मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, लेकिन वे नहीं माने। लगातार धमकियाँ देकर मुझसे नाम पूछते रहे। जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो किसका नाम ले देता। उन्हें यकीन नहीं हुआ। नाम बताने के लिए उन्होंने मुझे आज तक का समय दिया है। कह गए हैं कि कल वे मुझसे फिर मिलेंगे और उनके जीवित होने का रहस्य किसी पर खोला तो वो मेरा ही नहीं बल्कि मेरे सारे खानदान का खून कर देंगे। "तुमने फिर भी यहाँ आकर वह सब कुछ बता दिया?" मैंने पूछा। "क्या करता साहब, ये तो मेरी मजबूरी है।" उनके जाने के बाद मैं परेशान सा हो गया। सोचने लगा कि जब वे कल आएंगे तो किसका नाम बताऊंगा। लिहाजा वे मुझे मार डालेंगे। मैं मरने से बहुत डरता हूँ। सोचने लगा कि मालिक के चाकू से बचने के लिए क्या करूँ। तभी दिमाग में बहुरानी का ख्याल आया। सोचा कि आप ही मुझे बचा सकती हैं। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि बैठक से सीधा यहीं आया हूँ। किसी अन्य से बात तक नहीं की। उनके जीवित होने का रहस्य बताने की तो बात ही दूर। विभा ने कहा, "मगर हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप मुझे अपने साथ ही रखिए। इस बार जब वे मुझसे मिलें तो उनसे कह दीजिएगा कि सचमुच उस काम में मेरा कोई साथी नहीं था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप मुझे उनसे माफ़ी दिलवा दें। कसम खाता हूँ कि फिर कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मुझे बचा लीजिए बहुरानी।" हम दोनों और हमारे साथी विभा भी बड़ी अजीब सी उलझन में फंस गई थी। रेवती शरण ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल अविश्वसनीय था, किंतु उसे झूठा भी नहीं कहा जा सकता था। खुद यहाँ आकर भला कोई क्यों ये सब कहेगा? बेवजह भला वे क्यों अपने भ्रष्ट और चोरी के किस्से को बेनकाब करेगा? कुछ देर तक सोचती रहने के बाद विभा ने सवाल किया, "क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है शेफ्ती क्षण कि तुमने कमरे की लाइट ऑन करने के बाद ही दरवाज़ा खोला था?" "यह बात भी कोई भूल नहीं गया बहू रानी। आप यकीन कीजिए, यह घटना बिल्कुल सच है। मेरे पास सबूत भी है। ये देखिए, मेरी गर्दन पर चाकू का जख्म।" कहने के साथ ही उसने गर्दन का वह हिस्सा आगे किया जहाँ जख्म था। चाकू के उस छोटे से जख्म को हम तीनों पहले ही देख चुके थे। "क्या तुम हमें अपनी बैठक दिखा सकते हो?" "क्यों नहीं, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए।"
इस तरह हम तीनों रेवती शरण के साथ कार द्वारा उसके घर पहुंचे। बैठक देखी। विभा ने बहुत ही पैनी दृष्टि से बैठक का निरीक्षण किया था, परंतु किसी विशेष नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। कुछ देर बाद हम कार द्वारा वापस मंदिर की तरफ लौट रहे थे। रेवती शरण को उसके घर ही छोड़ आए थे, ये कहकर कि वह किसी से अनूप के जीवित होने का जिक्र न करे। साथ ही उसे आश्वासन दिया था कि उस पर नज़र रखी जाएगी। दुश्मन के किसी भी किस्म के आक्रमण से उसे बचा लिया जाएगा। विभा ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के समीप कार रोकी, हमें कार में ही बैठे रहने दिया और बातें करने लगी। मैंने और मधु ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ही को अपनी खोपड़ी इस नए झमेले से उल्टी हुई सी महसूस दे रही थी। रेवती शरण के बयान का अर्थ किसी भी रूप में हमारी समझ में नहीं आ रहा था। 5 मिनट बाद ही विभा वापस आ गई। कार थोड़ी दूर चलकर एक ऐसे मोड़ पर घूम गई जो रास्ता मेरी जानकारी के मुताबिक कम से कम मंदिर की तरफ बिल्कुल नहीं जाता था। शायद इसलिए मैंने हल्के से चौंकते हुए कहा कि हम मंदिर नहीं जा रहे हैं विभा। नहीं, हम शिवाजी रोड चल रहे हैं। क्यों? वहाँ एक हत्या हो गई है। क्या? मेरे साथी मधु के कंठ से भी चीख सी उबल पड़ी। अपने कान के समीप में सन्नाटे से उत्पन्न होने वाला बड़ा ही अनोखा सा और रहस्यमय शोर सुन रहा था। काफ़ी कोशिश के बाद मैं अपने दिमाग को नियंत्रित कर सका। फिर पूछा, किसका खून हो गया? अभी ये पता नहीं लग सका। क्या मतलब? महानगर में आए हुए आईजी साहब अभी यहीं यानी जिंदलपुरम में ही हैं। मैंने ये सोचकर कोतवाली फ़ोन किया था कि किसी अधिकारी से कहकर किसी अच्छे से जासूस को रेवती शरण पर नज़र रखने के काम पर लगवा दूंगी, किंतु फ़ोन पर खुद आईजी साहब ही मिल गए। पहले उन्होंने मेरे फ़ोन करने का सबब पूछा। मेरे बताने पर बोले, जासूस को तो मैं अभी भेज देता हूँ बहुरानी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ही जिंदलपुर में आखिर ये होने क्या लगा है। क्या कुछ और भी हुआ है? मेरे इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि मेरा फ़ोन आने से कुछ ही क्षण पहले शिवाजी रोड से किसी आनंद ने फ़ोन पर सूचना दी है कि ब्लॉक एस की इमारत नंबर 4 में किसी ने किसी की हत्या कर दी है। उनकी इस सूचना पर मैंने पूछा कि क्या वे वहाँ जा रहे हैं। उनके हाँ कहने पर मैंने भी पता पूछा और वहाँ पहुँचने के लिए कह दिया। कार में मौत की सी खामोशी छा गई थी। इकहरे बदन और गेहूँ रंग वाले उस युवक का नाम महेंद्रपाल सोनी था। उम्र करीब 24। हेयर स्टाइल जितेंद्र जैसी थी। काली आंखें, भरी भरी भवों और तोते जैसी नाक वाला वह युवक देखने में आकर्षक लगता था। जंदलपुरम की शुगर फैक्ट्री में वह जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त था। सर्विस लगे अभी 1 साल ही हुआ था। महेंद्र सोनी के माता पिता पास के महानगर में रहते थे। फैक्ट्री की तरफ से उसे जंदलपुरम में ही शिवाजी रोड पर एस ब्लॉक में चौथी इमारत में फ्लैट नंबर 20 अलॉट हुआ था। हफ्ते में 6 दिन वह अपने फ्लैट में ही रहता था। शनिवार की ड्यूटी के बाद महानगर जाता। रविवार की छुट्टी वहीं व्यतीत करके सोमवार की सुबह ही पुनः जंदलपुरम आ जाता। उसे पीने की लत नहीं थी, मगर परहेज भी नहीं करता था। यार दोस्तों की महफिल में बैठकर 2-3 पैग वह लगा लिया करता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। हाँ, जब से जंदलपुरम में उसकी सर्विस लगी थी तभी से रिश्ते वाले चक्कर लगाने लगे थे। जंदलपुरम के दूसरे निवासियों की तरफ अनूप की मृत्यु का उसे भी हार्दिक दुख था। उसकी नज़र में भी अनूप एक आदर्श और देवता सरीखा व्यक्ति था। अंतिम संस्कार से फारिग होने के बाद महेंद्रपाल सोनी अपने ऑफिस के ही एक दोस्त के घर चला गया था। वह अकेला नहीं बल्कि कुल मिलाकर वे 5 दोस्त थे। उनमें से एक वह भी था जिसके यहाँ सब इकट्ठे हुए थे। शाम 6 बजे उन्होंने गम गलत करने के लिए एरिस्टोगेट की एक बोतल खोल ली। पांचों पीते रहे। बातचीत का विषय अनूप ही था। बीच बीच में विवाह का नाम भी आ जाता, जिसे वे सभी केवल बहुरानी कह रहे थे। पीने का दौर करीब 7:15 बजे तक चलता रहा। फिर सभी दोस्त विदा हुए। एक 3 व्हीलर के जरिए महेंद्रपाल सोनी उस इमारत में आया था जिसमें उसका फ्लैट था। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उसने महसूस किया कि आज बातों ही बातों में क्षमता से कुछ ज़्यादा ही पी गया है। कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। फिर भी वह दूसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट के बाहर पहुंच ही गया। हल्के से सुरूर में झूमते हुए उसने जेब से चाबी निकाली। दरवाज़ा खोलकर लाइट ऑन की। पलंग पर दृष्टि पड़ते ही वह चौंका। उसे महसूस हुआ कि पलंग पर कोई सो रहा है। शुरू के क्षणों में उसने कदाचित इसे अपना भ्रम समझा, इसलिए आंखें मिचमिचाईं। सिर को झटका देकर फटी सी आंखों से पलंग की तरफ देखा। वहाँ सचमुच कोई कंबल ताने पड़ा था, सिर से पांव तक। पलंग पर सोए व्यक्ति के जिस्म का एक भी हिस्सा चमक नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा सचेत सा होता हुआ सोनी बोला, कौन है? पलंग पर कौन सो रहा है? इस वाक्य के साथ ही वह पलंग के नज़दीक पहुंच गया और शायद नशे की झोंक में ही उसने एक झटके से कंबल खींचकर एक तरफ फेंक दिया। इतना होने पर भी पलंग पर लेटा व्यक्ति निश्चल पड़ा रहा। वह आंखें खोले महेंद्र सोनी की तरफ ही देख रहा था। तुम कौन हो भाई और यहाँ कैसे आ गए? महेंद्र सोनी ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। पलंग पर पड़े व्यक्ति की पलकें तक नहीं झपकी। अब महेंद्र सोनी चौंका। उसका नशा हैरान होने लगा था।
ध्यान से देखा तो पाया कि पलंग पर पड़े व्यक्ति की आंखें शीशे की तरह चमक रही थीं। जीवन का कोई चिन्ह नहीं था उनमें। महेंद्र सोनी ने हड़बड़ाकर उसके मस्तक पर हाथ रखा और अगले ही पल वह बदहवास सा खून खून चिल्लाता हुआ फ्लैट से बाहर की तरफ भागा। पागलों की तरह गैलरी में इधर से उधर भागता हुआ खून खून चिल्ला रहा था। आसपास के फ्लैटों में रहने वाले हड़बड़ाकर बाहर निकले। यह बयान था महेंद्रपाल सोनी का, जो हमें खुद सोनी के मुंह से वहां पहुंचने पर सुनने को मिला। हम इस वक्त दूसरी मंजिल की गैलरी में खड़े थे। गैलरी में काफ़ी भीड़ थी और महेंद्र सोनी ने सबके सामने ही अपना बयान दिया था कि उपरोक्त हालातों में फंसकर उसका नशा काफुर हो गया था। पुलिस स्टेशन फ़ोन किसने किया था? मैंने बहुरानी, नाइट गाउन पहने एक बूढ़ा व्यक्ति बोला। जब सारी इमारत में हंगामा मच गया और सभी लोग यहाँ गैलरी में जमा हो गए तो मैंने कोतवाली फ़ोन कर दिया। उसका वाक्य खत्म होते होते वहाँ धड़धड़ाती पुलिस भी पहुँच गई। पुलिस का नेतृत्व खुद आईजी महोदय कर रहे थे। वहाँ आते ही उन्होंने पूछा, कहाँ कत्ल हुआ है? लाश इनके फ्लैट में पड़ी है। विभा ने सोनी की तरफ इशारा किया। आईजी साहब ने बड़ी ही खूंखार दृष्टि से महेंद्र सोनी की तरफ देखा। सोनी के तिरपन काम गए, चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। बड़े ही नर्वस अंदाज में उसने अपने शुष्क होंठों पर जीभ फेरी। आईजी साहब ने अचानक ही उस पर सवाल ठोक दिया, किसको मारा तुमने? महेंद्र सोनी एकदम गिड़गिड़ा उठा, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। ओह, तुम तो शराब भी पिए हुए हो। महेंद्र सोनी कांप कर रह गया, जबकि वेवा बोली, मैं इनका बयान ले चुकी हूँ आईजी साहब। इस हालात में इसने क्या बयान दिया होगा बहुरानी? विभा ने महेंद्र सोनी का सारा बयान दोहरा दिया, तब बोली, यानी वे सबके लिए अपरिचित है? हाँ, ये बकता है बहुरानी। आईजी साहब गुर्रा रहा है, झूठ बोल रहा है। बोल, कौन से दोस्त के यहाँ बैठकर शराब पी थी तूने? क्या नाम है उसका? जगमोहन साहब। कहाँ रहता है? शंकर स्ट्रीट में। आईजी साहब ने उससे जगमोहन का फ़ोन नंबर पूछा। उसके द्वारा नंबर बताए जाने पर एसएसपी को आदेश दिया कि वह उक्त नंबर पर फ़ोन करके महेंद्र सोनी के बयान की जांच करे और फिर विवाह की तरफ घूमकर बोले, क्या आप लाश को देख चुके हैं बहुरानी? जी नहीं, यहाँ पहुँचने के बाद मैंने महेंद्र सोनी के बयान लिए ही थे कि आप पहुँच गए। तो आइए लाश का निरीक्षण कर लें। कहने के साथ ही वे 20 नंबर फ्लैट की तरफ बढ़ गए। विभा उनके पीछे थी, मैं और मधु विभा के साथ। कमरे की तरफ जाते हुए आईजी साहब ने एक अधिकारी को फ़ोन द्वारा फिंगरप्रिंट, पुलिस, फोटोग्राफर और पोस्टमार्टम वालों को बुला लेने का आदेश दे दिया था। हम फ्लैट के चौपट पड़े द्वार पर ठिठके, फिर कमरे के अंदर दाखिल हो गए। अब पलंग पर बिल्कुल चित्त अवस्था में पड़ी लाश को हम अभी बिल्कुल स्पष्ट देख सकते थे। मैं, मधु और आईजी साहब अभी उसे ध्यान से देख ही रहे थे कि विभा चौकसी पड़ी। उसके मुंह से निकला, जोगा? हम तीनों ने एक साथ चौंक कर विभा की तरफ देखा। विभा की दृष्टि लाश के चेहरे पर ही केंद्रित थी। वह बड़ी अजीब सी अवस्था में बड़बड़ा रही थी। हाँ, ये तो वही है, जोगा। इसे मैं करोड़ों की भीड़ में भी पहचान सकती हूँ। संतरा दिखाकर यही उन्हें धमकाया करता था, यही उन्हें अपने साथ ले गया था। मैं और मधु चकित से विभा की तरफ देख रहे थे, जबकि आईजी साहब ने पूछा, ये आप क्या कह रही हैं बहुरानी? कहीं आप धोखा तो नहीं खा रही हैं? क्या मैं इस कमीने को पहचानने में भी धोखा खा सकती हूँ? कभी नहीं। ध्यान से देखिए, क्या इसका हुलिया वही नहीं है जो मैंने आपको बताया था? हुलिया तो वही है, लेकिन, चौंकती हुई विभा ने पूछा, लेकिन? मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम जोगा नहीं, इकबाल गजनवी है। क्या मतलब? विभा के साथ ही मैं भी चौंक पड़ा था। आईजी ने बताया, यह हिस्ट्री शीटर गुंडा है। पुलिस हेडक्वार्टर में इससे संबंधित पूरी फाइल मौजूद है। पिछले 2 साल से यह महानगर स्थित बंदरगाह के मवालियों की अगवानी कर रहा है। उन मवालियों का काम बोझा ढोने वाले कुलियों से हफ्ता वसूल करना है। मगर ये बात समझ में नहीं आई कि ये जिंदलपुरम में क्या कर रहा है और किसने इसे कत्ल करके यहाँ डाल दिया। भले ही इसका नाम इकबाल गजनवी हो, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि संतरे वाला आदमी यही है। संभव है कि मेरे पति इसे जोगा के नाम से जानते हो सकता है, लेकिन हमें अपनी स्मृति पर आश्चर्य। इसका हुलिया ठीक वैसा ही है जैसा आपने बताया था, किंतु उस वक्त हमें इकबाल गजनवी का ख्याल क्यों नहीं आया? शायद इसलिए कि हम इसकी जंदलपुरम में मौजूदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यही वजह रही होगी। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि यह दोहरी ज़िंदगी जी रहा था। कुछ लोग इसे इकबाल गजनवी के नाम से जानते हो, कुछ लोग जोगा के नाम से। संभव है कि जोगा के नाम से इसे केवल अनूप बाबू ही जानते हो। नहीं, उनके अलावा भी मैं कम से कम एक और ऐसे व्यक्ति का नाम जानती हूँ जो इसे जोगा के नाम से ही जानता था। कहने के साथ ही विवा ने मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया कि उसका इशारा सुधा पटेल की तरफ है। आईजी ने पूछा, आप ऐसे किस दूसरे व्यक्ति को जानती हैं? सॉरी, इस प्रश्न का जवाब मैं इस वक्त नहीं दे सकती। आईजी साहब चुप रह गए, जबकि मैं किम कर्तव्य विमूढ़ सा उस लाश को देख के जा रहा था, उसे जिसको विवा जोगा की लाश बता रही थी। हालांकि आईजी साहब उसी का नाम इकबाल गजनवी बता रहे थे,
किंतु मेरे लिए विवाह के कथन पर शक करने में गुंजाइश ही नहीं थी। मैं जानता था कि उसकी नज़र धोखा नहीं खा सकती। जोगा की लाश ने मेरे दिमाग को कुंद कर दिया था, क्योंकि ये उसी व्यक्ति की लाश थी जिसे मैं मन ही मन पक्के तौर पर अनूप का हत्यारा मान चुका था। इस लाश ने मेरे अनुमानों की इमारत को धराशायी कर दिया। बोलिए, मुझे इस व्यक्ति से संबंधित फाइल चाहिए। मिल जाएगी, लेकिन कमाल है, यह इकबाल गजनवी तो बड़ा रहस्यमय आदमी निकला। कहते हुए वे बड़ी सावधानी से पलंग की तरफ बढ़ गए थे। विभा भी उनके बराबर में ही खड़ी ध्यान से लाश को देख रही थी। मैं सोच रहा था कि रेवती शरण के बयान और जोगा की इस लाश ने तो सारे मामले को एक अनोखा ही मोड़ दे दिया है। कुछ भी तो समझ में आने को तैयार ना था। कमाल है, कहीं कोई जख्म, कोई घाव नहीं। आईजी साहब बड़बड़ाए। खून का हल्का सा धब्बा तक भी तो कहीं नहीं है। जहन से जहर से मरे व्यक्ति के जिस्म पर कोई घाव नहीं होता आईजी साहब। क्या मतलब? क्या यह हत्या जहर से हुई है? जी हाँ। आईजी साहब लाश को कुछ ध्यान से देखने के बाद बोले, हमें तो नहीं लगता। जहर से मरे व्यक्ति का जिस्म नीला पड़ जाता है, मुंह से झाग निकलने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जहर का नाम पोटेशियम पॉइजन है आईजी साहब। उसके असर से जिस्म पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, नाखूनों की जड़ों में हल्का कालापन सा उभर आता है। मैं लाश के नाखूनों की जड़ में वही देख रही हूँ। तो क्या इसने जहर खाकर खुद आत्महत्या की है? जी नहीं, इसे मारा गया है। जहर खिलाकर नहीं, बल्कि किसी अन्य माध्यम से इसके जिस्म में पोटेशियम पॉइजन पहुंचाकर, किसी इंजेक्शन आदि द्वारा। विभा लाश की गर्दन पर झुकी, कुछ देर तक बहुत ही ध्यान से जाने क्या देखती रही, और फिर अगले ही पल वह एक झटके से सीधी खड़ी हुई। मैंने उसकी आंखों में चमक देखी, विशेष चमक। मैं अच्छी तरह उस चमक को पहचानता हूँ। जानता हूँ कि यह चमक विभा की आंखों में केवल तभी उभरती है जब वह किसी रहस्य में गुत्थी को सुलझा लेती है। मैं ये जानने के लिए बुरी तरह व्यग्र उठा कि आखिर विभा ने किस गुत्थी को सुलझा दिया है। आईजी साहब की तरफ घूम कर वह बोली, जी नहीं, इसके जिस्म में जहर किसी इंजेक्शन द्वारा नहीं पहुंचाया गया। फिर आइए बाहर चलें। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट्स विभाग के लोग अपनी कार्रवाई निपटा लें। उसके बाद हम एक बार फिर लाश का निरीक्षण करेंगे। जाने वह कौन सी ताकत थी जिसके वशीभूत विभा के सामने आईजी साहब तक दबे दबे से नजर आते थे। कम से कम मैं तो उसे विभा के व्यक्तित्व की ताकत ही कह सकता हूँ। वह बेहद सुंदर है, इतनी ज़्यादा कि कोई भी व्यक्ति उसके मुखड़े की तरफ देखकर अपनी आंखों के लिए नई ज्योति अर्पित कर सकता है। विभा के मुखड़े पर कुछ ऐसा तेज, ऐसी गंभीरता और गर्मा है कि बहुत देर तक कोई व्यक्ति उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। और यदि वह अपनी आ, आपकी आंखों में आंखें डाल दे तो निश्चय ही आप चकाचौंध हो जाएंगे। जल्दी उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण, ऐसी दिव्य ज्योति सी चमकती है कि आप पलके झुकाने पर विवश हो जाएंगे। कदाचित आईजी साहब उसके इसी व्यक्तित्व से प्रभावित फ्लैट से बाहर निकल पड़े। उनके इशारे पर फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट्स विभाग के लोग अंदर चले गए। एसएसपी ने रिपोर्ट दी कि वह जगमोहन की पत्नी से बात करके महेंद्र सोनी के बयान की पुष्टि कर चुका है। हम चारों भीड़ से अलग गैलरी में एक तरफ खड़े थे। आईजी साहब ने पूछा, आप अपनी जांच बीच ही में क्यों छोड़ आई? फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट्स वाले विभाग वाले तो बाद में भी काम कर सकते थे। आगे की जांच के लिए मुझे लाश की स्थिति बदलने की ज़रूरत थी, जबकि फ़ोटो आदि उसी अवस्था में लिए जाने ज़रूरी थे जिसमें लाश मिली थी। हम समझे नहीं। मुझे उस हथियार की तलाश करनी है जिसकी मदद से हत्या की गई है। एकाएक ही विभा ने मुझसे कहा। वेद, अपनी जेब से हेयर पिन निकाल के देना। कुछ भी ना समझते हुए मैंने हेयर पिन निकाल कर उसे दे दिया। पिन आईजी को दिखाती हुई विभा ने कहा, यह वो हथियार है जिससे हत्या की गई। ये तो हेयर पिन है। आपने ठीक पहचाना, ये मेरा हेयर पिन है। इसके साथ का पिन जोगा के साथ जाते समय संयोग से उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया था। मैंने उसी पिन को उनकी लाश की जेबों में तलाश करने की कोशिश की थी, मगर आप भी जानते हैं कि पिन मुझे मिल नहीं सका था। विभा ने पिन से संबंधित सारा किस्सा उन्हें बता दिया। धैर्यपूर्वक और ध्यान से सुनने के बाद आईजी साहब ने पूछा, लेकिन आपने ये कैसे जान लिया कि हत्या पिन की मदद से की गई है? लाश की गर्दन पर दाईं तरफ ऐसे ही पिन की नोकों के दो छोटे छोटे जख्म हैं। पिन के दोनों सिरों को पोटेशियम पॉइजन में बुझाकर मकतूल की गर्दन पर वार किया गया है। ओह! आईजी की आंखों में विवाह के लिए प्रशंसा के भाव उभर आए। मगर फिर भी आप ये कैसे कह सकती हैं कि हत्यारा हथियार यानी पिन को मकतूल के आसपास ही कहीं छोड़ गया होगा? पिन काफ़ी कीमती है। लालच में फंसा हत्यारा उसे अपने पास भी तो रख सकता है। उसी लालच ने जोगा की जान ली है। क्या मतलब? हम सब की धारणा ये थी कि उनका कत्ल जोगा ने किया है, परंतु जोगा की लाश इस बात का ठोस प्रमाण है कि जोगा मुख्य हत्यारा नहीं, बल्कि मुख्य हत्यारे की कठपुतली मात्र था। इसने मुख्य हत्यारे की गैर जानकारी में लालच में फंसकर पिन अपने कब्जे में ले ली। हत्यारे की इस पर कड़ी नज़र रही होगी, अतः वह जान गया कि इसने पिन ली है।
मुख्य हत्यारे को इतनी समझ है कि यह कच्चा लालच पुलिस को इस हद तक पहुंचा सकता है कि इस स्थिति में हत्यारे की दृष्टि में जोगा ने पिन अपने पास रखकर भारी गलती की थी। हत्यारे ने उसी पिन से उसकी हत्या करके इसकी गलती की सज़ा दी है, और जिस गलती के लिए उसने ये हत्या की है वही गलती खुद नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पिन को हत्यारा मकतूल के आसपास ही कहीं छोड़ गया होगा। आईजी साहब के दिमाग की सारी नसें जैसे खुलती चली गईं। निश्चय ही वे विवाह से बेहद प्रभावित नजर आ रहे थे, और उनके अगले सवाल ने उनकी मनोस्थिति को उजागर ही जो कर दिया। वे बोले, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछें। ज़रूर पूछिए। किसी भी घटना का इतनी जल्दी और इतना अच्छा विश्लेषण तो ट्रेन डिटेक्टिव भी नहीं कर पाते, फिर आप कैसे कर लेती हैं? इतनी जल्दी बिखरी हुई सारी कड़ियों को जोड़कर कहानी तैयार कर लेना। उनकी बात बीच में ही काटकर विभा ने प्रश्न किया, क्या आपने कभी किसी मुजरिम से संबंधित फाइल का अध्ययन किया है? ऑफ कोर्स, अनेक बार। आपने उनमें क्या समानता पाई? सॉरी, हम सवाल का तात्पर्य नहीं समझे। विभा के गुलाबी होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। बोली, इसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ सरसरी तौर पर वे फाइलें देखी हैं, ध्यान से अध्ययन करके उस पर सोचा नहीं है। अगर आपने ऐसा किया होता तो मेरे सवाल का तात्पर्य आप खुद ब खुद समझ जाते। मैंने आपसे पूछा था कि आपके उसी सवाल का जवाब देने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप ज़रा इस प्रश्न का जवाब दें कि किसी भी व्यक्ति की हत्या क्यों होती है। कमाल कर रही हैं आप। हत्या के अनेक कारण हो सकते हैं। अनेक कितने? ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि हत्या किसकी हुई है। प्रत्येक हत्या का कारण अलग हो सकता है। मैं ऐसा नहीं सोचती। आपने कहा कि हत्या के अनेक कारण हो सकते हैं। सवाल ये है कि अनेक कितने? क्या आपने कभी हत्या के कारणों को गिनने की कोशिश की है? ऐसी कोशिश तो हमने कभी नहीं की। आज कीजिए। आप हत्या के अलग अलग कारण बताइए, मैं गिनती रहूँगी। पहले तो आईजी साहब ने विभा को अजीब सी नज़रों से देखा, फिर वे कारण बताने लगे। जायदाद, लड़की, ज़मीन, किसी हत्यारे का जुनून, ख़ानदानी दुश्मनी जैसे 20 कारण आईजी साहब एक ही सांस में बता गए। उसके बाद सोच समझकर बताने लगे। आईजी द्वारा हर नया कारण बताए जाने पर विभा बड़ी ही गहरी मुस्कान के साथ उसे नंबर दे देती। इस प्रकार रोते पीटते आईजी साहब 30 कारण बताने में कामयाब हो गए, किंतु काफ़ी देर तक सोचते रहने के बावजूद 31वां कारण न बता सके। और जब उन्होंने मौन यानी फुल स्टॉप लगा दिया तो विभा बोली, आप हत्या के केवल 30 ही कारण बता सके, और 30 कारण बताने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। अक्सर लोग 10-15 कारणों पर ही अटक जाते हैं, जबकि गिनने से पहले वे यही कह रहे होते हैं कि हत्या के अनेक कारण हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जोर लगाकर पूरे दिमाग से सोचा जाए तो हत्या के ज़्यादा से ज़्यादा 100 कारण प्रकाश में आएंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि हत्या के 100 से ज़्यादा कारण हो ही नहीं सकते। मैंने हत्या के केसों की कम से कम 500 फाइलों का अध्ययन किया है, और उनमें से ज़्यादातर केसों में समानता थी। माना कि हम हत्या के 100 कारण कंठस्थ कर लेते हैं, उसके बाद किसी भी लाश को देखते हुए उसे उन 100 कारणों के तराजू पर रखते हैं। लाश की स्थिति, मृतक में स्थान और उसका करेक्टर आदि हमें एक पल में बता देगा कि इस हत्या का कारण उन 100 कारणों में से कौन सा है। बस हम उसी फाइल को दिमाग में लाते हैं जिसमें हमने इसी कारण से हुई हत्या या हत्याओं का विवरण पढ़ा था। उसी फाइल में जब हम उस केस से संबंधित हत्यारे का नाम, उसकी मानसिकता, व्यक्तित्व और हत्या करने के तरीकों को याद करते हैं तो सामने पड़ी लाश के हत्यारे की एक धुंधली सी आकृति निश्चय ही उभर आती है। वर्तमान लाश के आसपास की स्थिति उस आकृति को साफ करने में मदद करती है। थोड़ी सी तफ्तीश और मृतक के आसपास के लोगों के बयान हमें हत्यारे के बहुत निकट ले जाकर खड़ा कर देते हैं। कमाल है, बड़ी अजीब थ्योरी है आपकी। क्यों, पसंद नहीं आई क्या? आप पसंद की बात कर रहे हैं, हम तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर हर डिटेक्टिव इस थ्योरी पर चलने लगे तो हत्या के केस का कोई भी मुजरिम कानून की पकड़ से बचा ना रहे। थैंक यू। क्या वर्तमान केस से मिलती जुलती घटनाएं भी आपने किसी फाइल में पढ़ी हैं? क्यों नहीं, आप राजधानी सुप्रीम कोर्ट की फाइल नंबर 1004 अपराध संख्या 302/1285 वाली केस की फाइल पढ़ सकते हैं। बड़ी गजब की मेमोरी है आपकी। वैसे उस फाइल में क्या था? बलदेव नामक हत्यारे ने बदले की भावना से कत्ल किए थे। क्या आप केस के पीछे भी बदले की भावना ही महसूस करती हैं? हाँ। किस बात का बदला? यानी अभी ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, उस फाइल में बलदेव अपनी प्रेमिका की हत्या का बदला ले रहा था। कुछ लोगों ने मिलकर कुछ वर्ष पहले न केवल उसकी प्रेमिका की हत्या की थी बल्कि उसकी असमत भी लूटी थी। बदले के रूप में बलवीर उन्हीं हत्यारों की हत्या कर रहा था। क्या आप इन हत्याओं के पीछे भी कोई ऐसा ही कारण महसूस करती हैं? विभा ने इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बोली, आइए, फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट्स विभाग वाले अपने काम निपटा चुके हैं। हम सब पुनः कमरे में आ गए। पलंग के समीप खड़ी विभा कुछ देर तक लाश को देखती रही, फिर उसने लाश को करवट दे दी। लाश के नीचे विभा का दूसरा हेयर पिन पड़ा था, जिसे देखकर हम तीनों के मुंह से चकित रह जाने वाली सिसकारी निकल पड़ी।
विभा के होंठों पर सफलता की मुस्कान नाच रही थी। बोली, फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट्स विभाग के लोगों से कहिएगा कि इस पिन पर अपना अपना काम करके वे इसे जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दें। मेरे ख्याल से इसके दोनों सिरों पर पोटेशियम पॉइजन ही पाया जाएगा। विभा ने यह कोशिश कतई नहीं की कि उसके शब्दों का आईजी पर क्या प्रभाव हुआ है, बल्कि वह लाश की तलाशी लेने में जुट गई। तलाशी में अन्य चीज़ों के अलावा एक कागज़ भी निकला, वैसे ही जैसा अनूप की मेज़ पर से मिला था। कागज़ पर वैसी ही आकृति बनी हुई थी। आकृति को देखती हुई विभा का चेहरा कठोर हो गया। बोली, हत्यारे ने बचाव के लिए इसे भी 3.5 घंटे का समय दिया था। यह पहेली और 3.5 घंटे का क्या चक्कर है? लगता है पहेली हत्यारे के लिए खुद एक समस्या बनी हुई है। उसे उम्मीद है कि पहेली के हल हो जाने पर उसके दिमाग की कोई गुत्थी सुलझ जाएगी तथा 3.5 घंटे से उसका कोई भावनात्मक रिश्ता लगता है। पहेली के हल के लिए वह इस समय को घटा या बढ़ा नहीं सकता। एक ये बात समझ में नहीं आई कि हत्यारा आखिर हर बार अलग और दूसरों का फ्लैट क्यों इस्तेमाल कर रहा है। पहले जुर्म के लिए दीनदयाल का फ्लैट, दूसरे के लिए महेंद्रपाल सोनी का। इस फ्लैट को जुर्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्या मतलब है? हत्या कहीं और की गई है। यहाँ तो हत्यारे ने लाश लगा के वह पलंग पर लिटा दी। आप ये कैसे कह सकती हैं? जब हत्यारे ने पिन का वार इसकी गर्दन पर किया तब यह किसी प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं था। अगर होता तो इसके हाथ और पैरों पर निशान होते। वे नहीं है। जाहिर है कि यह स्वतंत्र था, और स्वतंत्र व्यक्ति जब यह जान ले कि सामने वाला उसे जान से मारने पर आमादा है तो हर हालत में बचाव के लिए संघर्ष जरूर करता है। संघर्ष करने के चिन्ह इसके जिस्म पर हैं, अर्थात इसने संघर्ष किया था। किंतु कमरे में ऐसा कोई चिन्ह नहीं। स्पष्ट है कि वह संघर्ष यहाँ नहीं हुआ, कत्ल कहीं और हुआ, लाश लाकर यहाँ डाल दी गई। हत्यारा ऐसा क्यों कर रहा है? हमें उलझाने और खुद को संदेह के दायरे से बहुत दूर रखने की कोशिश में। मगर मेरे ख्याल से वह बहुत बड़ी भूल कर बैठा है। आईजी साहब ने चौंकते हुए पूछा, कैसी भूल? अभी नहीं, वो मैं समय आने पर ही बता सकूंगी। कहने के बाद विभा घूमी और बड़ी तेजी से बाहर निकल गई। आईजी साहब के चेहरे पर मौजूद अवाक रह जाने वाले भावों को देखते हुए हम भी विभा के पीछे ही कमरे से बाहर निकल गए थे। अगला दृश्य। मंदिर के उस एक कमरे को विभा ने ऑफिस की सी शक्ल दे दी थी। एक बड़ी सी और चमकदार सनमाइका वाली मेज़ के पीछे इस वक्त वह रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी थी। हम दोनों उसके दाईं तरफ एक छोटी मेज़ के पीछे गद्देदार कुर्सियों पर। हम पति पत्नी महेंद्रपाल सोनी के फ्लैट से निकलने के बाद अब तक चकित से मूक रहकर विभा की चुस्ती फुर्ती और कार्यविधि देख रहे थे। इस वक्त भी एक युवक ससम्मान हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। विभा हुक्म देने वाले स्वर में उससे कह रही थी, तुम इसी समय दीनदयाल के फ्लैट पर चले जाओ श्रीकांत। तुम्हें उससे मिलना नहीं है, बल्कि गुप्त रूप से केवल उसके फ्लैट पर नज़र रखनी है। जो आज्ञा बहुरानी, श्रीकांत ने कहा। कल शाम तक वह कहीं भी जाए, कुछ भी करे, चाहे जिससे मिले, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम सिर्फ साई की तरह उसके पीछे रहोगे और उन आदमियों के नामों की एक लिस्ट बनाओगे जिनसे वो मिले या जो उससे मिले। याद रहे, तुम्हारा काम उससे मिलने वालों की केवल लिस्ट बनाना है। मैं समझ गया बहुरानी। साथ ही किसी को ये पता ना लगे कि हमने तुम्हें इस काम पर लगाया है। जी, तुम जा सकते हो। हॉल में वीणा बैठी होगी, उसे भेज दो। श्रीकांत चला गया। मैं और मधु विभा के किसी भी आदेश का कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे थे। हाँ, मैं ये ज़रूर महसूस कर रहा था कि इस केस को हल करने के लिए विभा ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कुछ ही देर बाद कमरे में वीणा नामक युवती प्रविष्ट हुई। विभा ने उससे पहला सवाल किया, वीणा, तुम्हें उन्होंने डिस्लरी के उसी विभाग में नियुक्त कर रखा था ना, जहाँ रम बनती है? जी हाँ। क्या तुम जानती हो पिछले 3 साल से रेवती शरण रम चुरा रहा है? जी हाँ बहुरानी। क्या तुमने ये सूचना अपने अनूप बाबू को दी थी? जी हाँ। गुड। अब तुम्हें यहाँ से सीधे शिवाजी रोड जाना है। इस प्रकार विभा ने वीणा को भी ठीक वही आदेश दिया जो श्रीकांत को दे चुकी थी। फर्क केवल ये था कि श्रीकांत को दीनदयाल से मिलने वालों की लिस्ट बनानी थी और वीणा को महेंद्रपाल सोनी से मिलने वालों की। वीणा को विदा करते वक्त उसने हॉल में बैठे अभिक को भेजने के लिए कहा। अभिक गोरे रंग का एक स्वस्थ और आकर्षक युवक था। विभा ने उसे रेवती शरण का पता देकर उस पर नज़र रखने का काम सौंपा। उसने अभिक को यह भी बता दिया कि पुलिस का एक जासूस भी रेवती शरण पर नज़र रखे हुए है। अभिक को विदा करने के बाद विभा ने अभी सांस ही ली थी कि मैंने अपने दिमाग में चकरा रहे सवाल को उस पर ठोक दिया। ये श्रीकांत, वीणा और अभिक कौन है विभा? ये लोग उनके यानी अनूप के बेहद विश्वसनीय कर्मचारी हैं। अपनी प्रत्येक फैक्ट्री के हर विभाग की भीतरी और वास्तविक रिपोर्ट लेने के लिए उन्होंने एक दल बनाया हुआ था। इस दल को वे खोजी दल कहते थे और किसी साधारण व्यक्ति को ये जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि उनका कोई खोजी दल भी है। ये तीनों उनके उसी खोजी दल के सदस्य थे। ऐसे लोगों के ज़रिए वे अपने व्यापार पर वास्तविक नज़र रखते थे। ओह, काफ़ी अच्छा तरीका है।
तुम समझ सकते हो कि ये लोग एक प्रकार से जासूसी का ही धंधा करते रहे, विश्वसनीय भी है, इसलिए मैंने इनसे ये काम लेने का निश्चय किया। मगर तुम तो कह रही थी कि दीनदयाल और महेंद्रपाल सोनी बेकसूर है। यदि वे मुजरिम नहीं है तो श्रीकांत और वीणा को उनके पीछे लगाने का मकसद? मैंने आईजी से हत्यारे द्वारा की गई भूल का जिक्र किया था। मेरा संकेत इस बार हत्यारे द्वारा महेंद्रपाल सोनी के फ्लैट में लाश को छोड़ जाने की तरफ था। इसमें हत्यारे ने क्या भूल कर दी? हत्यारा अपने परिचितों के फ्लैट ही इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल अपने परिचितों की ही दिनचर्या जान सकता है। जब तक हत्यारे ने केवल दीनदयाल के फ्लैट का इस्तेमाल किया था, तब तक हमें सिर्फ उसके परिचितों में से किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश करना था जो ये कर सके। लेकिन अब महेंद्रपाल सोनी का नाम भी जुड़ गया। सीधी सी बात है कि हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन दोनों ही के टच में है। श्रीकांत और वीणा की लिस्ट में जो नाम कॉमन होगा वही संदिग्ध है। गुड, मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। एकाएक ही काफ़ी देर से चुप बैठी मधु ने पूछा, रात के 8 बजे के बाद से घटनाएं बहुत तेज़ी से घटी हैं विभा बहन। रेवती शरण का यहाँ आना, उसका बयान, जोगा का मर्डर, उसके दोहरे व्यक्तित्व का रहस्य खुलना आदि ऐसी बातें हैं जिनमें से किसी का भी अर्थ समझ में नहीं आता। क्या तुम इन सब बातों का कोई अर्थ निकाल सकी हो? रेवती शरण के बयान में क्या दम है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। विभा का वाक्य पूरा हुआ ही था कि अचानक उसकी मेज़ पर रखे फ़ोन की घंटी घनघना उठी। हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठाया। हम केवल विभा की ही आवाज़ सुन सकते थे, दूसरी तरफ के व्यक्ति की नहीं, और उसने बड़े ही व्यग्रतापूर्ण अंदाज में बातें की थी। अतः काफ़ी देर तक ठीक से कुछ भी समझ में न आने की वजह से हम ज़बरदस्त तरद्दुद के शिकार रहे। फ़ोन पर हुई पूरी बात विभा ने हमें बाद में बताई थी। तब तक हम तरद्दुद में ही रहे थे, किंतु पाठकों को उसी बेचैनी से बचाने के लिए ये वार्ता यहीं सीधी लिख रहा हूँ। हेलो कहते हुए विभा ने रिसीवर कान से लगाया। दूसरी तरफ से घबराई हुई सी आवाज़ आई, आप कौन हैं? खैर, आप जो कोई भी हैं, ज़रा जल्दी से फ़ोन पर बहुरानी को बुला दीजिए, मुझे उनसे ज़रूरी काम है। मैं वही बोल रही हूँ, कहिए आप कौन हैं? ओ गॉड, आप ही बहुरानी हैं? देखिए, मैं सुधा पटेल बोल रही हूँ। सुधा? विभा कुर्सी से एकदम खड़ी हो गई। हम भी उछल पड़े थे, मगर अगले ही पल विभा ने खुद को आश्चर्यजनक ढंग से नियंत्रित कर लिया। बोली, कौन सुधा पटेल? मैं और मधु चौंके। सुधा पटेल को तो विभा भी जानती थी, फिर भला फ़ोन पर यह अनजान क्यों बन रही थी? हम समझ नहीं सके, जबकि उस समय दूसरी तरफ से कहा जा रहा था, क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? ओह हाँ, जानेंगी भी कैसे, हम पहले कभी नहीं मिले। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, हड़बड़ाहट में जाने क्या क्या कहती चली जा रही हूँ। खैर देखिए बहुरानी, मैं मरने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मरने से पहले? जी हाँ, क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकती हैं बहुरानी? लेकिन आपको मर जाने का खतरा क्यों है? मेरे चारों तरफ उफ, बात लंबी है, मैं फ़ोन पर समझा नहीं सकती। कृपया आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाएं। मैं आपको अपने और अनूप के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अनूप के हत्यारों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानती हूँ। प्लीज़ आ जाइए बहुरानी। आप कहाँ से बोल रही हैं? दूसरी तरफ से पता बताने के साथ ही संबंध विच्छेद कर दिया गया। विभा बहुत ही तेज़ी में नजर आई। रिसीवर पटक कर वह दरवाजे की तरफ झपटती सी बोली, मेरे साथ आओ वेद। पूरी बात समझे बिना मैं और मधु हड़बड़ाए से उसके पीछे लपक लपक लिए। अगले 2 मिनट बाद हमारी कार मंदिर से निकलकर सुनसान पड़ी एक सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। बहुत ही तेज़ ड्राइविंग करती हुई विभा ने अचानक ही मेरी तरफ देखा। बोली, मेरे मना करने पर भी तुमने मधु को तिजोरी से मिले पन्नों के बारे में बताया वेद। मैंने नज़रें झुका ली। मधु भी चुप थी। सॉरी विभा, मैं मधु से कुछ नहीं छिपा सकता। कार में कई पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मधु बोली, मुझे इनके इस गुण पर फ़ख्र है। बात अच्छी हो या बुरी, ये मुझसे कुछ नहीं छुपाते। ये अच्छी बात है, विभा बोली। पति पत्नी के बीच वाकई कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। किसी भी किस्म के छुपाव से संदेह का जन्म होता है, और संदेह रिश्तों को बिखेर डालता है। यह पर्दा अनूप ने मेरे साथ रखा, इसलिए मैं आज अंधेरे में भटक रही हूँ। अगर उन्होंने मुझे संतरे का रहस्य बता दिया होता तो आज ये शायद ये सब कुछ नहीं होता। खैर, बात तुमसे आगे नहीं जानी चाहिए मधु। मैं इन्हीं की कसम खाकर वादा करती हूँ, मधु ने कहा। लेकिन आपको ये कैसे पता लग गया कि ये मुझे सुधा पटेल के बारे में बता चुके हैं? जब मैं फ़ोन पर सुधा पटेल के नाम पर अनजान बनी थी, तब तुम दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा था। ओह, मेरे मुंह से यही एक शब्द निकल सका। एक बार फिर मुझे मानना पड़ा था कि विभा की नज़रों से छोटी बात भी नहीं छुप सकती। मधु ने उससे पूछा, क्या दूसरी तरफ से फ़ोन पर सचमुच सुधा पटेल ही बात कर रही थी? हाँ। कहने के बाद विभा ने हमें वे सब बातें बताई जो मैं ऊपर ही लिखाया हूँ। सुनने के बाद मैंने विभा से पूछा था, लेकिन तुमने सुधा पटेल के नाम पर अनभिज्ञता जाहिर क्यों की थी? मैं किसी पर भी जाहिर क्यों करूं कि मैं सुधा पटेल के नाम से परिचित हूँ? विभा, तुम वाकई बहुत। उसके लिए प्रशंसा के 2 शब्द मैं अभी कहना ही चाहता था कि टायरों की तीव्र चरमराहट के साथ एक झटके से कार रुक गई। विभा बड़ी तेज़ी से बाहर निकली। हमने भी उसका अनुकरण किया। कुछ ही देर में हम एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित
फ्लैट नंबर 44 के बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर कोई बैल नहीं थी, इसलिए विभा ने दस्तक दी। प्रत्युत्तर में अंदर से कोई ध्वनि न उभरी। इस बार जब विभा ने ज़्यादा ज़ोर से दस्तक देनी चाहिए तो किवाड़ पीछे को खुला। दरवाज़ा भीतर से बंद नहीं था, बल्कि केवल भिड़ा हुआ था। विभा बड़बड़ाई, शायद कोई दुर्घटना हो गई है। मेरा दिल तक से रह गया। कैसी दुर्घटना? क्या इस फ्लैट में अब हमें सुधा पटेल की लाश देखने को मिलेगी? विभा ने अपने गाउन की जेब से टॉर्च और रिवॉल्वर निकाल ली थी। बाएं हाथ में दबी टॉर्च को ऑन करने के साथ ही उसने दरवाजे पर धीरे से ठोकर मारी। दरवाज़ा खुल गया। पहले कमरे में अंधेरा था। टॉर्च का प्रकाश वहाँ रखे सोफ़ों आदि पर नृत्य करता रहा। वहीं से हमें दूसरे कमरे का दरवाज़ा भी नज़र आ रहा था। दरवाज़ा बंद था, किंतु उसकी झिर्रियों में से दूधिया प्रकाश झांक रहा था, जो इस बात का सबूत था कि उस कमरे की ट्यूब ऑन ऑन है। फिर आगे विभा और उसके पीछे हम दोनों फ्लैट में दाखिल हो गए। फ्लैट केवल 2 ही कमरों का था और हम पहला कमरा पार करके दूसरे कमरे की तरफ बढ़े। मैं नहीं जानता था कि उस वक्त मधु और विभा की क्या हालत थी। अपनी जानता हूँ और सच्चाई यह है कि मेरा दिल पूरी तरह धक धक कर रहा था, शायद ये सोचकर कि उस बंद कमरे में क्या है। मेरा मेरे धड़कते हुए दिल की चिंता किए बिना विभा ने टॉर्च मुझे पकड़ा दी। विभा बेहद सतर्क थी। मैं भी सतर्क हो गया और साथ ही मधु को भी चौकस रहने का इशारा कर दिया था, शायद इसलिए कि कहीं दरवाज़ा खुलते ही कोई हम पर ही आक्रमण न कर दे। विभा ने आहिस्ता से दरवाजे को ढकेला। दरवाज़ा खुला। धड़कनें बेकाबू हो गईं, मगर सिर्फ एक क्षण के लिए, क्योंकि अगले ही क्षण हम चकित रह गए। कमरे की स्थिति हमारे सामने थी, मगर वह सारा कमरा पूरा पूरा बूचड़ खाना बना हुआ था, जिसे शायद बेडरूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मैं वहाँ पड़े डबल बेड की वजह से ही उसे बेडरूम कह रहा हूँ। हमने चारों तरफ देखा, हर चीज़ अस्त व्यस्त थी। शनील के खोल वाला लिहाफ फर्श पर पड़ा था। तिपाया स्टूल बिल्कुल औंधा, फ़ोन का रिसीवर कहीं और क्रैडल कहीं। ड्रेसिंग टेबल मूवेबल पड़ी थी। सारे कमरे में कांच बिखरा हुआ था, साथ ही श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जो शायद घटना से पहले ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। कमरे की स्थिति को देखकर कोई मूर्ख भी बता सकता था कि वहाँ 2 या इससे अधिक व्यक्तियों के बीच संघर्ष हुआ है। हमें वहीं ठहरने का आदेश देकर विभा आगे बढ़ गई। कुछ देर तक वह बड़े ध्यान से फर्श को घूरती हुई सारे कमरे में चहलकदमी करती रही। पलंग के पीछे से उसने कोई वस्तु उठा ली। हम नहीं देख सके कि वह क्या था। फिर वह बेड पर बिछी चादर को ध्यान से देखती रही। चादर भी अस्त व्यस्त थी। फिर वह चादर के एक कोने पर आकर्षित हो गई। हमने देखा कि वह चादर के कोने पर खड़े गुलाब के फूलों को देख रही है। मुझे याद आया कि सुधा पटेल को गुलाब का फूल बहुत प्रिय था। चादर पर सुर्ख रेशम से किसी ने अपने हाथ से गुलाब काढ़ा था। विभा वहाँ से हटी। फर्श पर डनलप का एक तकिया पड़ा था। तकिए को उठाकर उसने सूंघा कई बार। सूंघने के बाद तकिया उसने बेड पर डाल दिया। हम पति पत्नी चकित से उसके क्रियाकलापों को देख रहे थे। एकाएक वह कमरे के एक कोने में खड़ी सेफ की तरफ आकर्षित हो गई। सेफ लॉक्ड थी, इसलिए विभा ने अपने बालों से हेयर पिन निकालकर बड़े आराम से खोल लिया। काफ़ी देर तक उसके अंदर मौजूद कपड़ों को देखती रही, फिर घूमी। लाइट ऑन करके बाहर वाला कमरा भी चेक किया, विशेष रूप से भीतरी कमरे के दरवाजे से फ्लैट के मुख्य द्वार तक जाने के मार्ग को चेक करती रही थी। और वहीं से उसे एक टूटी हुई नीले रंग की चूड़ी का टुकड़ा मिला। वह टुकड़ा उठाकर भी उसने मुट्ठी में दबा लिया। 15 मिनट तक वह पूरी तरह खामोश अपने काम में जुटी रही और उसके बाद हमारे नज़दीक आकर बोली, चलो अब यहाँ कुछ नहीं। तो तुम किस नतीजे पर पहुंची बेबा? मैंने पूछा। गाड़ी में बात करेंगे, कहने के साथ ही वह आगे बढ़ गई। जब हम फ्लैट से निकले तो फ्लैट उसी स्थिति में था जिसमें वह हमें मिला था। बाहरी कमरे की लाइट ऑफ, दोनों दरवाजे ढुके हुए। गैलरी बिल्कुल सुनसान पड़ी थी और जिस खामोशी के साथ हम वहाँ पहुँचे थे उसी खामोशी के साथ गाड़ी में बैठ भी गए। विभा ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और हम में से किसी को भी सवाल करने का मौका न देती हुई खुद ही बोली, इस फ्लैट में रहने वाली महिला का नाम रजनी चतुर्वेदी होना चाहिए। क्या? मैं उछल पड़ा। हम तो सोच रहे थे कि ये फ्लैट सुधा। तुम ठीक समझ रहे हो, वो सुधा पटेल ही है। क्या कह रही हो तुम? कभी रजनी कभी सुधा। सीधी सी बात है, सुधा पटेल यहाँ अपना नाम बदल कर यानी रजनी चतुर्वेदी बनकर रह रही थी। नाम बदलने की उसे क्या ज़रूरत थी, ये तो वही जाने। लेकिन सेफ से गुडलक ड्राई क्लीनर्स की रसीद मिली है। वहाँ एक शॉल ड्राई क्लीन के लिए दिया गया है। ग्राहक का नाम रजनी चतुर्वेदी है। ये भी तुमने खूब कही विभा। संभव है कि शॉल किसी अन्य ने दिया हो। रसीद पर कस्टमर के विवाह तो साइन होते हैं। रजनी रसीद पर कस्टमर के साइन तो होते हैं, वहाँ रजनी चतुर्वेदी लिखा है, परंतु उसी हाथ ने जिसने कभी अनूप के लिए पत्र लिखे थे। ओह, इसके अलावा फ्लैट में रहने वाले को गुलाब का फूल इस हद तक पसंद है कि बेडशीट से लेकर सेफ में मौजूद ज़्यादातर कपड़ों पर गुलाब काढ़ा गया है। सेफ में या तो साड़ियाँ थीं या किसी 4 साल के बच्चे के कपड़े। किसी वयस्क पुरुष का एक भी कपड़ा नहीं था। मतलब यह कि फ्लैट में उसके साथ केवल 4 साल का बच्चा ही रहता था। बच्चा नहीं, लड़का। वे कपड़े लड़के ही के हैं
और वही बच्चा होगा जिसका जिक्र अनूप की सेफ से मिले पत्रों में था। फ्लैट में सुधा पटेल बिना किसी पुरुष के सहारे रहती है। मुझे ये सोचकर बड़ा अजीब सा लगा कि वह लड़का अनूप का होगा। तकिए को सूंघकर मैंने जाना कि सुधा पटेल एमिक्स नामक विदेशी तेल का इस्तेमाल करती है। होने वाला सामान भी काफ़ी कीमती था, साड़ियाँ और बच्चे के कपड़े भी, यानी फ्लैट में जो भी सामान था वह सब कीमती था। और जांच के बाद ये भी दावे से कह सकती हूँ कि सुधा पटेल कहीं सर्विस नहीं करती थी। फिर उस पर खर्च करने के लिए इतना धन कहाँ से आता था? ये भी उन कई सवालों में से एक है जिनका हमें जवाब तलाश करना है। कई सवाल। अचानक ही सुधा पटेल ने मुझे फ़ोन किया और बेहद घबराई हुई थी। उसे अपनी जान का खतरा था और मरने से पहले मुझे कुछ बताना चाहती थी। सवाल यह है कि वे क्या बताना चाहती थी? अपनी जान का खतरा उसे क्यों और किन लोगों से था? अपनी तरफ से हम यहीं कम से कम समय में पहुंच गए, फिर भी दुर्घटना हो ही गई। कमरे की हालत देखकर कोई भी कह सकता है कि वहाँ संघर्ष हुआ है। और वे जो भी लोग थे सुधा पटेल का अपहरण करने में कामयाब हो गए। अपहरण उन्होंने किस उद्देश्य से किया होगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने संभावना व्यक्त की, कहीं सुधा पटेल की हत्या कर देने के उद्देश्य से तो नहीं। नहीं, फिलहाल वे हत्या करने की स्थिति में नहीं है। क्या मतलब? यदि उन्हें हत्या करनी होती तो फ्लैट में हमें सुधा पटेल की लाश ही मिलती। फिर भला वे सुधा पटेल से क्या चाहते होंगे? शायद उसके बेटे का पता। बेटे का पता? हाँ, सेफ में 4 साल के लड़के के कपड़े थे तो ज़रूर, लेकिन बहुत कम। 4 साल का बच्चा पढ़ने लगता है, जबकि सारे फ्लैट में कहीं भी कोई किताब कॉपी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि लड़का सुधा के साथ फ्लैट में नहीं बल्कि किसी हॉस्टल में रहता है और हत्यारे सुधा पटेल से उसी का पता चाहते हैं। तुम पॉइंट में से पॉइंट निकालती हुई कितनी दूर तक पहुंच जाती हो? प्राप्त सबूतों के आधार पर मैंने सिर्फ अनुमान लगाया है, जो कि गलत भी हो सकता है। सुधा पटेल के साथ ये दुर्घटना शायद इसलिए घटी है क्योंकि हत्यारे के बारे में वह कुछ ना कुछ जानती है और मुझे बताना चाहती थी। इस परिवेश में सुधा की जान खतरे में है वेद। नकाब में रहने के लिए हत्यारा किसी ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं रहने देता जो उसे बेनकाब कर सके। मगर इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? विभा चुप रह गई। शायद वो यही सोच रही थी कि सुधा को बचाने के लिए क्या करे। अचानक ही मधु ने पूछा, तुम्हें पलंग के पीछे कुछ मिला था विभा बहन, जिसे हम नहीं देख सके? वो एक बंदा है, शायद सुधा पटेल का, जो संघर्ष के दौरान वहाँ गिर गया होगा। परंतु सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि फ्लैट में कहीं भी सुधा पटेल या उसके लड़के का फ़ोटो भी नहीं मिला। हम दोनों चुप रहे। बोलने के लिए जैसे कुछ था ही नहीं। विभा भी खामोशी के साथ कार ड्राइव करती रही। कुछ ही देर बाद हम मंदिर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उसने इंस्पेक्टर त्रिवेदी को फ़ोन किया। उसे सौदा पटेल के फ्लैट का पता बताया और कहा कि वहां रजनी चतुर्वेदी नाम की एक महिला रहती थी, जिसे कुछ देर पहले किन्हीं अज्ञात लोगों ने किडनैप कर लिया। विभा ने उससे रजनी चतुर्वेदी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं जुटाने के लिए कहा। त्रिवेदी पूछते ही रह गया कि रजनी के बारे में विभा को इतना सब कुछ किस तरह मालूम है, जबकि विभा ने बिना बताए संबंध विच्छेद कर दिया। उसके बाद विभा ने एक और नंबर डायल किया। कुछ देर तक दूसरी तरफ बेल जाती रही और उधर से रिसीवर उठाए जाने पर विभा बोली, मैं विभा बोल रही हूँ आईजी साहब। ओ बहुरानी, इतनी रात गए तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तकलीफ़ जैसी कोई बात नहीं है बहुरानी, कहो हम क्या सेवा कर सकते हैं? इकबाल गजनवी से संबंधित फाइल लेने आप स्वयं महानगर जा रहे हैं ना? हाँ, कल सुबह ही। अगर कष्ट ना हो तो मंदिर की तरफ होते निकल जाइएगा। दरअसल मैं भी इनकलाब गजनवी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियाँ जुटाने के मकसद से आपके साथ महानगर जाना चाहती हूँ। इसमें कोई कष्ट जैसी कोई बात नहीं है। थैंक्स कहकर विवा ने रिसीवर रख दिया। अगला दृश्य। सुबह के 7 बज रहे थे और नित्य कर्मों से फारिग होने के बाद मैं बहुत तेज़ी से कपड़े पहनने में जुटा हुआ था। मधु मेरी मदद कर रही थी। रात हमें आराम करने के लिए कमरे में भेजते समय विभा ने कहा था कि सुबह 7:30 बजे वह आईजी के साथ महानगर जाएगी। मैंने भी उसके साथ चलने की इच्छा जाहिर की थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं इस सारे केस को बहुत नज़दीकी से देखना चाहता था। विभा ने इजाज़त दे दी, साथ ही कहा कि ठीक 7 बजे तैयार हो जाऊँ। जूतों के फीते बांधकर मैं अभी सीधा खड़ा ही हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर मैंने वहाँ विभा को खड़े पाया, बेदाग सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज़ में। वैसे ही उसकी अपनी त्वचा का रंग भी था, गोल मुखड़ा, गुलाबी होंठ और मृगनयनी, बेहद चमकदार आंखें। विभा बेहद सुंदर लग रही थी, परंतु क्या मैंने उसके ऐसे रूप की कल्पना की थी? क्या उसके लिए मैंने ऐसा सोचा था? अंदर से हुक सी उठी, रुलाई जैसे फूट पड़ना चाहती थी। उफ भगवान, तू सचमुच पत्थर का है, कठोर, किसी के दर्द को समझ नहीं सकता। मेरी विवाह को देने के लिए क्या तेरे पास यही एक उपहार था? सफ़ेद लिबास। मेरी भावनाओं को वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसी ट्रेजिडी हुई हो, जिसे किसी ने टूट टूट कर चाहा हो, अटूट प्यार किया हो। उसी का ये रूप? नहीं, भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। उस एक क्षण के लिए मैं भावनाओं के झंझावत में भटक गया था। विभा के पुकारने पर चौंका। उसने पूछा था कि क्या मैं तैयार हूँ? मैंने जल्दी से संभल कर बोला, हाँ। क्या आईजी साहब आ गए? अभी नहीं, कहती हुई वे अंदर आ गई। मैं घूमा। मधु तो पहले ही विभा की तरफ देख रही थी।
मैं रायता दान के बारे में बाबूजी से बात कर चुकी हूँ। मैंने उत्सुक होकर पूछा। क्या कहा उन्होंने? कहते हैं कि रायता दान नंबरों वाली सेफ में ही होना चाहिए। मगर उसमें तो नहीं था, कहाँ चला गया? इस प्रश्न ने सारे मामले को कुछ और ज़्यादा उलझा दिया है, विभा बोली। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि सेफ में रायता दान नहीं है, केवल इसके बारे में बातें ही की। मकसद केवल ये जानना था कि ऐसे किसी रायता दान का अस्तित्व है। मैं और मधु चकित से खड़े रह गए। हर घटना बड़ी रहस्यमय सी महसूस दे रही थी। कमरे में चहलकदमी सी करती हुई विभा ने कहा, उधर इंस्पेक्टर त्रिवेदी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। पड़ोसियों से बातचीत करने के बाद उसने पता लगाया कि रजनी चतुर्वेदी करीब 28 वर्षीय, दुबली पतली, गोरी और आकर्षक औरत है। उसकी आय का साधन किसी को पता नहीं है। उसका एक लड़का भी है जिसका नाम सचिन है, और उसे फ्लैट पर केवल सर्दियों में देखा गया है। वह पड़ोसियों से सचिन का जिक्र करके कहा करती थी कि वह किसी कैम्ब्रिज में पढ़ता और वहीं रहता है। वह सुहागनों वाला पूरा मेकअप किया करती थी, और पूछने पर उसने अपने पति के बारे में किसी पड़ोसिन से कहा था कि वह मिलिट्री में कर्नल है। उसके पास अक्सर 4-5 आदमी आया करते थे, जिनमें से एक का हुलिया जोगा या इकबाल गजनवी से मिलता है। ओ, बाकी लोगों का हुलिया? वे हुलिया कम से कम अभी तक तो अपरिचित लोगों के ही हैं। सुधा पटेल बड़े रहस्यमय ढंग से वहाँ रह रही है। पड़ोसियों का कहना है कि एक हफ्ते से वह कुछ बेचैन और विचलित सी महसूस दे रही थी। अपनी उस अवस्था के बारे में उसने किसी के पूछने पर कुछ नहीं बताया। हम सुधा पटेल के बारे में सोचते रह गए। एकाएक विभा पुनः बोली, तुम ये पर्ची लेकर गुडलक ड्राई क्लीनर्स के यहाँ चली जाना मधुबहन। उससे कहना कि तुम्हें मैंने भेजा है। रजनी चतुर्वेदी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करना। अगर वह कुछ विशेष न बता सके तो क्या ना कि अगर कोई व्यक्ति इस पर्ची से संबंधित शॉल को लेने आए तो वह उसे रोककर तुरंत हमें सूचित करे। मधु ने पर्ची ली। मैं बोला, पर्ची के बिना भला वहाँ शॉल लेने कौन पहुँचेगा? सुधा स्वयं पहुँच सकती है। सुधा? मगर उसका तो अपहरण कर लिया गया। मुझे शक हो रहा है वेद। लगता है उसका अपहरण नहीं किया गया, बल्कि बल्कि ये सारा ड्रामा खुद उसी ने फैलाया। क्या? मुझे जैसे बिच्छू ने डंक मारा। रात कुछ विशेष चीज़ों पर गौर करने से मैं चूक गई थी। अच्छा, सोच कर ज़रा एक बात का जवाब दो, विभा ने पूछा। लिहाफ फर्श पर पड़ा था। बेडशीट में सलवटें थी। इसका क्या मतलब? स्पष्ट है, दुर्घटना से पहले सुधा पटेल लिहाफ ओढ़े बेड पर लेटी थी। क्या तुम्हारे ख्याल से उसने उस वक्त चप्पल आदि कुछ पहन रखी होगी? सवाल ही नहीं उठता। बिस्तर में भला कोई चप्पल पहन कर क्यों घुसेगा? यानी वह नंगे पैर थी, लिहाफ ओढ़े बेड पर पड़ी थी। बेड पर पड़े पड़े उसने मुझे फ़ोन किया। उसके बाद मुश्किल से 2 मिनट बाद किडनैप करने वाला वहाँ पहुँचा। वह बिस्तर में ही थी। उसने संघर्ष किया। दूसरी चीज़ों के अलावा ड्रेसिंग टेबल भी गिरी। सारे फर्श पर शीशा बिखर गया। फर्श पर खून का कहीं हल्का सा धब्बा भी नहीं था वेद। क्या फर्श पर बिखरा कांच उसे नहीं चुभा? क्या यह स्वाभाविक है? वो कहती गई। जितनी संपन्न सुधा थी, उतनी संपन्न औरत के यहाँ से उसका और उसके लड़के का फ़ोटो ना मिलना भी एकदम अस्वाभाविक है। ज़रा सोचो, जब वो बिस्तर में थी तो निश्चय ही फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद करके लेटी होगी। सारी खिड़कियां अंदर से बंद थीं। कोई भी दरवाज़ा कम से कम टूटा हुआ नहीं था। फिर हमलावर फ्लैट के अंदर दाखिल कैसे हो गए? संभव है कि उन्होंने दस्तक दी और सुधा ने तुम्हें बुलाया तो था ही। ये समझ कर कि तुम ही आई हो, सुधा ने बिस्तर से निकलकर फ्लैट का दरवाज़ा खोला। तब अपहरण करता हो सुधा में संघर्ष भारी कमरे में होना चाहिए था। कमाल है, तुम खुद ही अपनी रात की थ्योरी को काट रही हो, और अब लग रहा है कि वह गलत ही थी। तुम अब ये सही सोच रही हो। वह भी सबूत के आधार पर सोचा गया एक अनुमान, और ये भी। जब हम आधार रूपी सबूतों को ही गलत नज़र से देखें तो सोया हुआ अनुमान भी गलत होगा। संभव है कि जो मैं अब सोच रही हूँ वह भी गलत ही हो, मगर सारी वारदात में कुछ अस्वाभाविक ज़रूर है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भला सुधा पटेल खुद ही अपने अपहरण का नाटक क्यों करेगी? उसने तुम्हें खुद ही तो फ़ोन करके यहाँ वहाँ बुलाया था। संभव है कि वही सब कुछ दिखाने के लिए बुलाया हो। क्यों? ये तो वही जाने, लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि सारा ड्रामा सुधा पटेल ने खुद रचा था। उपरोक्त चंद स्वाभाविक बातों की वजह से मैं ऐसा सोचने के लिए विवश हूँ। हाँ, फिलहाल तुम्हारे क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं समझ गया कि इस मामले में खुद विवा भी डबल माइंड हो रही है। अभी हम में कोई किसी एक निश्चय पर नहीं पहुँच सका था कि आईजी साहब के आने की सूचना मिली। मैं और विवा उनके साथ गाड़ी में महानगर के लिए रवाना हो गए। हेडक्वार्टर से इकबाल गजनवी की फ़ाइल निकाली गई। फाइल के सबसे पहले पृष्ठ पर जोगा का एक बड़ा सा फोटो लगा था, जिसके नीचे लिखा था, इकबाल गजनवी वल्द आफ्ताब गजनवी, पता मुगैया रोड, शेरू की चाल, कमरा नंबर 35। विभा ने पृष्ठ पलटा। फिर वह हर 2 मिनट बाद पृष्ठ पर पलटती रही। कदाचित वह प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ने के बाद ही पलटती थी। फाइल बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी, इसलिए विभा ने करीब 15 मिनट में ही पूर्ण पढ़ ली। बंद करती हुई बोली, फाइल में उसके बारे में कुछ विशेष नहीं है। सिर्फ इतना ही लिखा है कि वह 3rd क्लास गुंडा है, किसी बड़े दांव की ताक में रहता है, छुरा मारने या चोरी चकारी के जुर्म में कई बार छोटी मोटी सज़ा भी काट चुका है। उसके उन्हीं कारनामों का विवरण भी है। पुलिस को उसके बारे में इतनी जानकारियाँ मिली होंगी, आईजी बोले।
मेरे अनुभव के मुताबिक कत्ल जैसा बड़ा जुर्म भी कर चुका था। खैर, इस फाइल में सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है आईजी साहब कि इसमें इकबाल गजनवी के पिछले 4 साल का लेखा जोखा है, इससे पहले का नहीं। पुलिस को मिला ही नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इकबाल निश्चय ही 4 साल पहले जोगा था और उनसे इसका परिचय कम से कम 4 साल पहले ज़रूर था। वे नहीं जानते थे कि आजकल उसका नाम इकबाल है। ऐसे ही लगता है। क्या वह अब भी इस फाइल पर लेके पते पर ही रहता है? हम अभी मालूमात कर देते हैं। आईजी साहब ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। ये सारी जानकारियाँ संबंधित थाना इंचार्ज को होंगी। ठहरिए, क्या संबंधित थाने में जाना ही हमारे लिए ज़्यादा उचित नहीं होगा? जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके बाद हम संबंधित थाने में पहुंचे। थाना इंचार्ज का नाम देवेंद्र भट्ट था। वह करीब 40 वर्ष की आयु का एक स्वस्थ व्यक्ति था। इकबाल गजनवी के बारे में भट्ट ने बताया कि आजकल वह बंदरगाह के कुलियों से नाजायज़ हफ्ता वसूलने वालों का सरदार बना हुआ है। उसने ये भी बताया कि इकबाल करीब एक हफ्ते से इलाके में नज़र नहीं आ रहा है। बट ये नहीं बता सका कि वह गया कहाँ है। हाँ, उसे गजनवी का पता ज़रूर मालूम था। विभा ने उसके कमरे का निरीक्षण करने की इच्छा जाहिर की। हम सब शेरू की चाल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बाबा ने भट्ट से कहा कि जितनी देर में वह गजनवी के कमरे का निरीक्षण करे, तब तक हफ्ता वसूलने वाले मवालियों के ग्रुप के एक आध गुंडे और चाल के मालिक शेरू को पकड़कर गजनवी के कमरे पर ही ले आए। भट्ट ने बताया कि ग्रुप के ज़्यादातर गुंडे शेरू की चाल में ही रहते हैं। चाल में पुलिस की जीप घुसते ही वहाँ सरगर्मी सी फैल गई। कांस्टेबलों के भट्ट कांस्टेबलों के साथ भट्ट इकबाल के चेले चपाटों को पकड़ने निकल पड़ा और हम कमरा नंबर 35 की तरफ बढ़ गए। कमरे के बाहर ताला लटका हुआ था। आईजी की इजाज़त लेने के बाद बाबा ने उसे हेयर पिन से खोल लिया। कमरा वैसा ही था जैसा एक छठे थर्ड क्लास गुंडे का हो सकता है। विभा सामान को उलट पलट करके निरीक्षण में जुट गई। पलंग पर मैला बिस्तर पड़ा था, किंतु बेडशीट और तकिए के गिलाफ के किनारे पर कड़े गुलाब के फूल ने विभा के साथ ही साथ मेरा ध्यान भी खींचा। उसने मेरी तरफ देखा था और उसे उसकी आंखों में बड़ी ही विशेष चमक थी। मैं सोचता ही रह गया कि सुधा पटेल का जोगा से क्या संबंध हो सकता है। विभा ने कमरे में पड़ी एक मेज़ की दराज खोली। उसमें मेकअप का सामान था, वैसी ही लिपस्टिक जैसे शीशी मैंने सुधा पटेल के कमरे में लुढ़की देखी थी। वही विदेशी तेल एमिक्स की शीशी। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि सुधा पटेल और जोगा का कोई ना कोई संबंध ज़रूर था। वो यहाँ आती रहती थी। संबंध भी इतना घनिष्ठ है कि उसके मेकअप तक का सामान यहाँ था। कमरे से यही एक काम की बात हाथ लग सकी, बाकी कुछ नहीं। विवाह को शायद उसकी 4 साल पहले की ज़िंदगी की तलाश थी, जिस पर यह कमरा कोई प्रभाव नहीं डाल सका। विवाह के निवृत्त होने तक भट्ट 3 ऐसे व्यक्तियों को पकड़ लाया था जो शक्ल सूरत से ही गुंडे लगते थे। उनमें से 2 मवालियों के ग्रुप के थे और तीसरा चाल का मालिक यानी शेरू। विवाह ने उनसे सवाल करने शुरू किए। उनमें से ये तो कोई भी नहीं बता सका कि यहाँ से पहले इकबाल कहाँ रहता और क्या करता था। किंतु जब विभा ने कहा कि वह मर चुका है, तो कालू नामक गुंडा, जिसे इकबाल के ज़्यादा नज़दीक समझा जाता था, आवेश में बोला, ओह, उसे ज़रूर बिरजू ने मारा होगा। इस दुनिया में वही इकबाल का सबसे बड़ा दुश्मन था। अपनी कर्मठता दिखाने के लिए बड़ी फुर्ती से झपट कर भट्ट ने कालू का गिरेबान पकड़ लिया और गुर्राया, कौन बिरजू? जल्दी बता, बिरजू कौन है? कालू सकपका सा गया। विभा ने भट्ट से उसे छोड़ देने के लिए कहा। बोली, देखो कालू, फिक्र मत करो। डरने जैसी कोई बात नहीं है। यह हत्या का मामला है। हम तुम्हारे दोस्त के हत्यारे की तलाश में घूम रहे हैं। उसे गिरफ्तार करके ही दम लेंगे। अगर तुम सच बोलकर हमारी मदद करोगे तो तुम पर कोई खतरा आने वाला नहीं है। कालू चुप रहा। सच सच बताओ, बिरजू कौन है? मैंने उसे देखा नहीं है, मगर हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। तुम अपने दोस्त के हत्यारे को पकड़वाने में मदद कर रहे हो। इकबाल के पास अक्सर एक औरत आती थी। विभा ने उसे सुधा पटेल का हुलिया बताने के बाद पूछा, क्या वह इसी हुलिये की औरत थी? कालू ने चकित दृष्टि से विभा की तरफ देखकर स्वीकारा। बोला, मैंने कई बार इकबाल से उस औरत के बारे में पूछा, क्योंकि पहनावे और बनाव श्रृंगार से वे किसी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाली महसूस देती थी, और इकबाल से उसका संबंध मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता था। उसके बारे में चर्चा छिड़ने पर अक्सर इकबाल बात को टाल जाता, किंतु एक बार नशे में उसने उसका नाम बता दिया। क्या उसने औरत का नाम रजनी चतुर्वेदी बताया था? नहीं, इकबाल ने कहा था कि उसका नाम सुधा है। ओह, विभा की आंखों में उमड़ने वाली चमक बहुत गहरी हो गई। बोली, खैर आगे कहो, सुधा के बारे में इकबाल ने क्या कहा? क्या क्या बताया? उस दिन के बाद वह सुधा के संबंध में मुझसे काफ़ी खुल गया था। अक्सर हमारे बीच उसकी चर्चा छिड़ जाती। कालू कहता चला गया। उसने बताया कि सुधा सुधा से बहुत प्यार करता है। वह जिंदलपुरम में रहती है। समाज की नज़रों में भले ही उनकी शादी ना हुई हो, किंतु एक तरह से वो पति पत्नी हैं। और इकबाल ने कहा था कि उन दोनों का एक बच्चा भी है। मैं उछल पड़ा। विभा ने भी बुरी तरह चौंकते हुए पूछा, क्या इकबाल ने ऐसा कहा था? हाँ, अपने बच्चे का नाम उसने सचिन बताया था। मेरे दिलो दिमाग जैसे काबू में नहीं रहता। निश्चय ही इस बार विभा भी बुरी तरह चकराई हुई थी। फिर भी उसने खुद को काफ़ी हद तक सामान्य दर्शाते हुए पूछा,
क्या तुमने कभी इकबाल से ये नहीं पूछा था कि जब उनके संबंध इस हद तक है तो शादी करके साथ क्यों नहीं रहते? पूछा था। इकबाल ने क्या जवाब दिया? कहने लगा कि ऐसा करने में उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, सबसे बड़ी मजबूरी है बिरजू। मैंने पूछा कि ये बिरजू कौन है, तो बोला कि बिरजू मेरे और सुधा के बीच में विलेन है। वह भी सुधा से प्यार करता है, जबकि सुधा उससे प्यार नहीं करती। बिरजू को इकबाल और सुधा का संग एक आंख नहीं सुहाता था। इकबाल का कहना तो ये था कि अगर बिरजू को उसके संबंधों की जानकारी हो जाए तो वह दोनों का ही खून तक कर सकता है। अजीब बात है, इकबाल बिरजू को देख लेंगे, लेकिन कहने लगा कि इसके लिए सुधा तैयार नहीं होगी। मैंने चकित होकर वजह पूछी तो कहने लगा कि सुधा कहती है कि यदि हमने ऐसा किया तो बिरजू हमारे सचिन को मार डालेगा। तुम्हें यह शक कैसे हुआ कि इकबाल को बिरजू नहीं मारा होगा? पिछले हफ्ते उसने मुझे बताया था कि जिंदलपुरम ही बुलाया था। वह उसी दिन चला गया। उसके बताए मुताबिक बिरजू भी जिंदलपुरम में ही रहता है। तब से इकबाल लौटा नहीं। आज आप ही उसके मरने की खबर लेकर आई हैं। बिरजू ने उसे ज़रूर सुधा के साथ देख लिया होगा। उसने कहा ही था कि बिरजू कत्ल तक कर सकता है। विवा ने बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा। क्या इकबाल बिरजू का कत्ल नहीं कर सकता था? जवाब देने के स्थान पर कालू ने बड़ी ही सहमी सी दृष्टि से भट्ट और आईजी साहब की तरफ देखा। विवा उसकी मानसिक स्थिति को पढ़ती हुई बोली, तुम बिल्कुल मत डरो कालू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक दिन मैंने उसे सलाह दी थी, इस काम में उसकी पूरी मदद करने की पेशकश भी की थी, मगर वह इनकार करता रहा। तब मैं तैश में आकर बोला कि उसके बस का ही कुछ नहीं है। जवाब में वह भी जोश में आ गया, गुर्राया, मेरे ज़मीर को मत ललकार कालू, तू नहीं जानता मैं सब कुछ कर चुका हूँ, डकैती भी, खून भी। एक भरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था मैंने, लेकिन बिरजू का खून नहीं, मैं नहीं कर सकता, मजबूर हूँ। सुधा मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती, कहती है कि अगर मैंने ऐसी बेवकूफ़ी की तो वो मुझसे कभी नहीं मिलेगी। कैसी डकैती की थी इकबाल ने? किस परिवार को मारा था? लगभग चीख कर विभा ने पूछा। ये बात वह केवल जोश में कह गया था। कहने के तुरंत ही बाद उसे होश आया और उसके बाद मेरे लाख पूछने पर भी उसने इस बारे में एक लफ्ज़ नहीं बताया। वो यही कहता रहा कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। वह सब कुछ तो वह जोश में केवल अपनी डींग मारने के लिए कह गया था। क्या तुमने कभी सचिन को देखा था? नहीं, सुधा उसे लेकर यहाँ कभी नहीं आई। बिरजू को? इकबाल के मुँह से सिर्फ उसका नाम ही सुना था, देखा कभी नहीं। कुछ देर तक विवाह उससे और इसी विषय पर बात करती रही, लेकिन वह करीब करीब उपरोक्त बातों का रिपीटेशन ही था। उपरोक्त के अलावा ऐसी कोई नई बात पता नहीं लग सकी जो उल्लेखनीय हो, किंतु मैंने जो कुछ सुना था उसी को सुनकर खोपड़ी घूम रही थी। हर अगले कदम पर केस कुछ और ही उलझ जाता था।